जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म एग्री कोचिंग कानपुर में। आज इस टॉपिक में हमारी सीरीज़ चल रही है जनरल एग्रीकल्चर की। इस सीरीज़ में हम जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन दोस्तों ऐसा नहीं होगा जो इस सीरीज़ से बाहर जाएगा। और दैनिक दिनचर्या में जो टर्म यूज़ होते हैं, जो हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, समाज में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उसके पर्पज़ से भी ये वीडियो है। और आप दिन भर रील खिसकाने से अच्छा है कि 10-15 मिनट का जो वीडियो होगा उसको आप देख लें, जिससे कि आप कहीं भी चुपचाप बैठने से अच्छा है कुछ बताएं, लोगों को कुछ अवेयर करें, बताएं कि क्या होता है एग्रीकल्चर। और अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपको एग्रीकल्चर के बारे में बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो हम आगे क्या पढ़ेंगे, हमें आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं बेसिक्स से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो पहले हम बेसिक्स क्लियर करेंगे कि जनरल एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होती हैं, सब कुछ इस जनरल एग्रीकल्चर में कवर किया जाएगा। 7 से 8 लेक्चर होंगे जिसमें हमारा पूरा जनरल एग्रीकल्चर जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एग्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे, जिसमें फील्ड क्रॉप्स और जितनी भी ऑयल सीड्स ये सब कवर करने के बाद हम और एग्रीकल्चर के जितने भी ब्रांचेस हैं उनको कवर करेंगे। इसके बाद हमारे इस प्लेटफॉर्म पे रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी, जीके जीएस भी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, क्वांट भी पढ़ाई जाएगी। तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए, क्योंकि आप हमारी एक फैमिली का हिस्सा हैं। तो आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आ गए हैं, किसी के भी माध्यम से आए हैं, तो आप इसको अपॉर्चुनिटी को खोइए मत। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आगे कुछ सीखना है या फिर आगे फ्यूचर में कुछ करना है तो आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। तो मैं वीरेंद्र कुमार आपको आज जनरल एग्रीकल्चर की सीरीज़ में जनरल एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के बेसिक्स, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन और उसकी जो हिस्टोरिकल इवेंट हैं उसको मैं बताऊंगा कि क्या क्या हमने अचीव किया है या क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट रहे हैं एग्रीकल्चर के। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे जितना हो सकेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे, क्या होता है एग्रीकल्चर। क्योंकि एग्रीकल्चर किसी भी पेड़ की नींव होती है या किसी भी बिल्डिंग की घर की नींव होती है, तो नींव ही होती है जो कि पूरी बिल्डिंग बनवाती है। जैसे ही पेड़ का उसकी रूट होती है, ऐसे ही हमारा सब्जेक्ट कोई भी पढ़ें तो उसका जो नींव होती है उसको मजबूत रखना चाहिए। तो हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर क्या होता है, इसको बोलते हैं कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान। अगर दोस्तों मेरी स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं थोड़ा कम स्पीड में बोलूँगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को कृषि विज्ञान बोलते हैं। तो जानते हैं कि एग्रीकल्चर कहाँ से आया, ये एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है। एग्रीकल्चर क्या है बच्चों, एक लैटिन वर्ड है जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, एगर प्लस कल्चरा। एगर को एग्री भी बोलते हैं। तो एगर प्लस कल्चरा 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या है वो, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। एग्रीकल्चर क्या है, लैटिन वर्ड जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से वो 2 शब्द हैं, उन शब्दों को भी जान लें। एक है एगर, 2 शब्द, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल एग्रीकल्चर स्टूडेंट से यही पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, तो वो भी नहीं बता पाते हैं। तो आज हम इसीलिए ये सीरीज लेके आए हैं, एंड कल्चरा। क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो उसको ये सब मालूम होना चाहिए। मोस्टली सबको मालूम है, लेकिन जिसको नहीं मालूम वो सीखे। अगर जिसको मालूम है तो वो लाइक करके बताए कि हाँ मुझे मालूम है। एगर्स मीन्स होता है सोइल। एगर्स मीन्स क्या होता है बच्चों, सोइल। और कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन। तो इससे हमारी एक सिंपल डेफिनेशन निकल के आती है कि एग्रीकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें कि क्या करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। इसमें जो है एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन ऑफ सॉइल करते हैं तो उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। मतलब कि सॉइल का अगर कल्टीवेशन हो रहा है तो वो एग्रीकल्चर है। तो इसकी हम ब्रांचेस पढ़ेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन इसकी यहीं पे देख लेते हैं। एक वर्ड और कभी कभी पूछ लिया जाता है
कि एग्रीकल्चर तो लैटिन वर्ड है, तो एग्रीकल्चर का हिंदी हुआ कृषि। तो कृषि क्या है, कृषि किस भाषा का शब्द है? तो कृषि जो है बच्चों, कृषि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। कृषि एक किसी टॉपिक में हम बताएंगे कि कौन सा शब्द किस भाषा का है, उसको एक सेपरेट टॉपिक में कवर कर लेंगे। कृषि जो है हमारा संस्कृत शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। कृषि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कृषि संस्कृत भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर सबको याद रहता है, नॉर्मली कृषि दे दिया जाएगा, वहाँ पे लैटिन फर्स्ट ऑप्शन रहता है, लैटिन लोग मार देते हैं, ठीक है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की क्या क्या डेफिनेशन है, तो हम देखेंगे। पहली डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एज अ एग्रीकल्चर स्टूडेंट हम किसी को बताएंगे हम एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किए हैं या एग्रीकल्चर से इंटर किए हैं, तो अब वो नॉर्मल पूछेगा क्या है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में बताओ, कोई डेफिनेशन बताओ। तो हम एग्रीकल्चर की एक डेफिनेशन देखेंगे, जिसको याद कर लीजिएगा नॉर्मली बताने के लिए। एग्रीकल्चर इज ए ब्रॉड टर्म। एग्रीकल्चर क्या है, एक व्यापक शब्द है। एग्रीकल्चर इज ए ब्रॉड टर्म जिसमें encompasses all aspects, पहलू, all aspects of crop production, crop production, livestock मैनेजमेंट या लाइवस्टॉक फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री। ये हमारी एक डेफिनेशन ख़त्म होती है। दूसरी डेफिनेशन है हमारी एग्रीकल्चर, ब्लैक से ही करे दे रहे हैं। एग्रीकल्चर इज एक ही जगह दा लगा लेते हैं, दा स्पेसिफिक टर्म होता है। इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सोइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग, मतलब कि पालतू बनाना है, रेयरिंग लाइव स्टॉक। कभी मैं बताऊंगा लाइव स्टॉक क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। इन दोनों के बीच में ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि डिफरेंस नहीं है, लेकिन लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसको जब एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री में इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो ये डेफिनेशन अपनी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी ब्रांचेस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर में ब्रांचेस हैं, शाखाएँ। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर की शाखाएं कौन कौन सी, हिंदी होता है एग्रीकल्चर की कितनी शाखाएं हैं, ठीक है। शाखाएं ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की शाखाएं, पहली होती है एग्रोनॉमी, जिसको सस्य विज्ञान बोलते हैं। एग्रोनॉमी को क्या बोलते हैं बच्चों, सस्य विज्ञान। दूसरा हो गया हमारा हार्टिकल्चर, मेरी स्पीड थोड़ी इसलिए है क्योंकि जल्दी से टॉपिक ख़त्म हो जाए, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम किसी के पास ऐसे फालतू टाइम नहीं है, इसलिए पढ़ने में थोड़ा स्पीड देखेंगे और जल्दी से टॉपिक ख़त्म करेंगे। हार्टिकल्चर,
उद्यान विज्ञान बोलते हैं हार्टिकल्चर को। हार्टिकल्चर के अंतर्गत पोमोलॉजी जिसको फल विज्ञान बोलते हैं, ऑलरिकल्चर जिसको सब्जी विज्ञान बोलते हैं, मेडिसिनल एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसमें मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट होता है। और फिर इसके बाद प्लांटेशन क्रॉप अलग होती है, इसी में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आती है। तो हम इसको भी जब हार्टिकल्चर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे। हार्टिकल्चर हो गया सोइल साइंस जिसको मृदा विज्ञान कहते हैं, सोइल साइंस इसको मृदा विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। फॉरेस्ट्री वन विज्ञान। फॉरेस्ट्री के बाद इसमें आता है फिशरीज हो गया। फिशरीज मत्स्य विज्ञान। प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान। प्लांट एंटोमोलॉजी फादर ऑफ एंटोमोलॉजी होता है विलियम किर्बी। प्लांट एंटोमोलॉजी को बोलते हैं कि पादप कीट विज्ञान, ठीक है। इसके बाद होता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं कृषि अर्थशास्त्र। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर कौन कौन से हो गए? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसके बाद होता है हमारा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो गया। इसके बाद सेरीकल्चर आ जाता है इसी में, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर, ये सब शाखाएं हमारी एग्रीकल्चर की। अभी और शाखाएं हैं लेकिन ये जो शाखाएं हैं वो मेन है, ठीक है। इनको मिटा के हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर की हिस्टोरिकल इवेंट क्या है, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि ये हमारा अभी पहला टॉपिक है। तो इसमें बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे, क्या क्या इसके बेसिक्स होते हैं। तो एग्रीकल्चर इतना हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं मिटा दिया हूँ ऊपर का। एग्रीकल्चर है ये, एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान इसको बोलते हैं। कृषि विज्ञान ये लैटिन शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, कल्चरा, ठीक है। इतना है ये, ठीक है। अब मिटा रहा हूँ। आप अगर नोट बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा फ्यूचर के लिए। हम जल्दी इस टॉपिक को कवर करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, आपका नॉलेज 100% गेन होगा, आपका नॉलेज ज़रूर बढ़ेगा। आप वीडियो देखिए, रील खिसकाने से अच्छा है कि आप 5 मिनट यहाँ पे दे दीजिए। इसके बाद इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स। इसमें हम जानेंगे कि इंसान की उत्पत्ति, इंसान कैसे आया, मानव कैसे आया, मानव ने सबसे पहले क्या किया, पहले मानव को क्या बोलते थे, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ, भेड़ कब से पालन हुआ, बकरी का कब से पालन हुआ, और गन्ने की खेती कब से हुई, आलू की खेती कब से हुई, गेहूं की खेती कब से हुई, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो हिस्टोरिकल इवेंट में हमारा जो है, सबसे पहले हम आते हैं, हमारा जो टाइम होता है कि क्या टाइम है, 40 मिलियन साल पहले की बात है। 40 मिलियन 40 मिलियन साल पहले, ईयर एगो। 40 मिलियन साल पहले जब था, मानव का विकास नहीं हुआ था, तब हमारी पृथ्वी पर बंदर हुआ करते थे, मंकीज़ हुआ करते थे। फिर उसके बाद मंकीज़ में डेवलपमेंट हुआ और टाइम हुआ हमारा कब, जब हमारा मंकी का डेवलपमेंट हो गया तो 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन
जो टाइम था ईयर एगो, हमारे जो मानव आया जो 1.5 मिलियन साल पे, उसको बोलते थे होमो इरेक्टस। हमारे जो मानव था उसको बोलते थे होमो इरेक्टस, क्योंकि उसमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। होमो इरेक्टस, इरेक्टस, होमो इरेक्टस बोलते थे, क्योंकि जो मानव था वो सभ्य नहीं था। जब सभ्य मानव हमारा आया, वो आगे चल के हम बताएंगे, तो 1.5 मिलियन साल हुआ तब हमारा आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद हम मानव ने आग की खोज कब कर ली? आग की खोज कर ली 0.5 मिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो। क्या हुआ? इन्वेंशन या फिर खोज किसकी? आग की, फायर की खोज हो गई। ठीक है, फायर की खोज कब हुई? खोज कब हुई? आविष्कार कब हुआ? इन्वेंशन, आविष्कार खोज ही है। खोज हुई कब? 0.5 मिलियन ईयर एगो। इसके बाद हमारा टाइम होता है 250 मिलियन, 250,000 इतने ईयर एगो, ईयर एगो। इतने साल पहले जो था मानव को, उसका थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, आग की खोज हो गई, तो उसमें थोड़ा दिमाग बुद्धि का विकास हुआ, जिसको हम होमो इरेक्टस ना कह के होमो सेपियंस बोलने लगे। उसको क्या बोलने लगे? होमो सेपियंस बोलने लगे। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस बोलने लगे उसको। फिर इसके बाद टाइम होता है 32,000 ईयर एगो, ईयर एगो। 32,000 ईयर एगो में मानव का पूर्ण तरीके से ब्रेन डेवलप हो गया। मानव सोचने लगा, कि थिंकिंग आ गई उसके पास, क्रिटिकल थिंकिंग आ गई, जिसको बोलते हैं आज के ज़माने का सभ्य मानव। उसका जो साइंटिफिक नेम था उसको बोलते थे होमो सेपियंस, सेपियंस, सेपियंस। यही था हमारा सभ्य मानव, जो कि कहाँ पे? ये जो मानव आए थे होमो इरेक्टस, ये थे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एंड अफ्रीका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया एंड अफ्रीका में। इसके बाद हमारा जो 10,000 BC से पहले की बात है, 10,000 BC से पहले सबसे पहले जो इंसान थे, उनके पास दिमाग तो डेवलप हो गया था, लेकिन वो झुंड में रह के शिकार किया करते थे। क्या करते थे? शिकार करके जो एनिमल को मारते थे, जानवर को, उसको खाने का काम करते, वो खाते थे। वो कृषि के बारे में अभी अपरिचित थे, कृषि नहीं जानते थे करना। तो 10,000 BC पहले, बिफोर क्या करता था ह्यूमन? मानव क्या करता था? हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार किया करता था। फिर उसके बाद हमारा जो मानव हुआ, अच्छा BC आ गया। BC का मतलब मैं समझाता हूँ किसी को। अभी BC एक तो सभी लोगों को पता होगा, जिसको नहीं मालूम होगा वो आज BC समझ ले। BC क्या होता है, AD क्या होता है? एक होता है हमारा BC और एक होता है हमारा AD। BC और AD। BC और AD को समझने के लिए पहले हम जानते हैं ईसा मसीह के बारे में। ईसा मसीह जी, मसीह, इनका जब जन्म हुआ था, ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था, उसको हम काउंट करते हैं 0 ईयर। ईसा मसीह के टाइम को क्या काउंट करते हैं? 0 ईयर। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो जन्म के बाद से जैसे ही साल बढ़ी आगे को, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसको AD में काउंट किया जाने लगा, जिसको ईसवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ईसवी बोलते हैं, ईसवी बोलते हैं इसको। जैसे ही ईसा मसीह के जन्म के बाद के साल आए, तो उसको ईसवी काउंट किया जाने लगा। और इसका जो फुल फॉर्म है एनो डोमिनी होता है, एनो डोमिनी। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। और इसको जब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले की जब साल काउंट किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ईसा पूर्व। इसको क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर
क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले के टाइम को बोलते हैं। तो बीसी क्या होता है, बीसी और एडी। तो बीसी जो होता है ईसा मसीह का जन्म, जैसे यहाँ पे हुआ 0 ईयर उसको काउंट किए, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी साल थी, पहले जब ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ था, मानव का विकास, ह्यूमन जैसे ही आया पृथ्वी पर, अर्थ पे जब आया, तो उसका उसी टाइम से साल काउंट होने लगी, जिसको बीसी में काउंट किया जाता था, बीसी में। और जब वो साल बढ़ती थी, साल को बढ़ने को बीसी में क्या बोलते हैं, वो घटते हुए क्रम में बढ़ती थी। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, जैसे 2500 बीसी, तो हमारी साल बढ़ेगी तो ये घटेगी। जैसे ही हमारी साल बढ़ेगी तो 2000 बीसी होगा, उसके बाद 1500 बीसी होगा, ऐसे घटते हुए चलेंगी सालें हमारी, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है बढ़ते हुए चलता है। जैसे कि हमारा जन्म हुआ है 2001, तो हमारा बढ़ेगी साल कैसे, 2001 के बाद बढ़ेगा, 2002 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे ऐसे करके 2024 तक जाएगा। ये मतलब आगे को बढ़ रहा है। एडी जो होता है ईस्वी, वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का, इसलिए वो आगे को जाएगा। जो बीसी होता है वो घटते हुए क्रम में बढ़ता है आगे को। तो जैसे कि 10,000 बीसी है, 10,000 बीसी, तो जब ये आगे को जाएगा तो ये, और जब साल बढ़ेंगी इसकी, तो 900 बीसी होगा, 900 बीसी। ये घटते घटते क्या होगा, एक 0 टाइम आ जाएगा, जिसको हमने माना है ईसा मसीह का जन्म, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो साल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, 1 ईयर, ऐसे ऐसे बढ़ के 5 ईयर, ऐसे ऐसे बढ़ के 2024 तक हम आ जाएंगे। तो ये क्या है, एक सीरीज है। इसको ये जो साल हो गई हमारी बीसी होती हैं, और यहाँ से जन्म हो गया क्राइस्ट का, ये जो साल हमारी होती हैं एडी होती हैं, जिसको ईसवी बोलते हैं, जो कि मैं ऊपर बता दिया हूँ, और इसको ईसा पूर्व बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्लियर नोट बनाना है तो नोट बना लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ अब, क्योंकि हमें अब अपना पूरा ये टॉपिक कवर करना है। ये बीच में बीसी आ गया था तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए बीसी समझा दिया हूँ, बाद में हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। एडी और ईसी समझ में आ गया समझ में, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग हो गया, 10,000 बीसी, 10,000 बीसी क्या हुआ 10,000 बीसी में, यहाँ पे 10,000 बीसी से पहले की बात है। अब 10,000 बीसी हो गया, यहाँ पे 10,000 बीसी था, ठीक है। 10,000 बीसी पे क्या हुआ कि डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, डोमेस्टिकेशन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, उसको आप इम्पोर्टेंट लिख लिया करो। डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, सबसे पहले जो है कुत्ते को डोमेस्टिकेट एनिमल किया गया था। अगर पूछा जाए सबसे पहला फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल कौन सा है, फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल, तो वो हम बताएंगे डॉग, कुत्ता। अगर पूछा जाए एग्रीकल्चर में फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल, एग्रीकल्चर लगा दिया जाए और फिर पूछा जाए कि फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल कौन सा है, पालतू जानवर, तो वो हमारी भेड़ आएगी। लेकिन अगर पूछा जाए नॉर्मली पहला हमारा पालतू जानवर कौन सा है, तो वो कुत्ता है, ठीक है। पहला फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल हमारा कुत्ता है, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइम आता है 10,000 बीसी के बाद 8700 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। इसमें जो हमारा था डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप, हमारे यहाँ पे 8700 बीसी में सीप का डोमेस्टिकेशन हो गया था। डोमेस्टिकेशन, इसको मैं डोमेस्ट भर लिख दूंगा, ठीक है। अब बार बार डोमेस्टिकेशन नहीं लिखूंगा, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप, भेड़ का जो पालन हुआ था वो 8700 बीसी में हुआ था। इसके बाद हमारा जो गॉट का पालन हुआ था, बकरी का, वो 7700 बीसी में हुआ था। बकरी का पालन कब हुआ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉट, बकरी का पालन हुआ 7700 बीसी में। अब हमारी एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ से होती है, जब हमारे एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ सॉइल हो गया, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स हमारी 7500 बीसी से शुरू हो गई। क्रॉप्स का कल्टीवेशन कब से शुरू हुआ, कब से हुआ, 7500 बीसी से। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, क्रॉप्स, कल्टीवेशन, आपको मीनिंग ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा,
कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स में बेसिकली किसका कल्टीवेशन हुआ था? तो हमारा वीट का, जिसको गेहूं बोलते हैं, टेट कमेस्टिवम इसका साइंटिफिक नेम है, वीट का, और बार्ले जिसको जौ बोलते हैं, हार्डियम बल्गेर। ठीक है, तो वीट का और बार्ले का कल्टीवेशन कहाँ से, कब से शुरू हुआ था? 7500 BC से शुरू हुआ था। 6000 BC की बात करते हैं, 6000 BC। वीडियो देख लूँ एक बार, चल रहा है। 6000 BC। 6000 BC में क्या हुआ कि हमारा डोमेस्टिकेशन ऑफ काऊ एंड पिग, गाय और सुअर का पालन कब से शुरू हुआ? तो हमारा 6000 BC से शुरू हुआ, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं 4500 BC में। 4500 BC में हम ये साल बढ़ते हुए आ रहे हैं, घटते हुए नहीं, साल बढ़ता हुआ आ रहा है, लेकिन हमें दिख रहा है कि घटता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो जो साल है वो 4500 BC में क्या हुआ? कल्टीवेशन ऑफ मक्का, कल्टीवेशन ऑफ मक्का। आपको जो मीनिंग ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कल्टीवेशन ऑफ मक्का मैं बोल भी रहा हूँ। कल्टीवेशन ऑफ मक्का कब हुआ? 4500 BC में। इसके बाद आए हम 3500 BC। 3500 BC, यहाँ से हमारी 3500 BC से शुरुआत हुई कल्टीवेशन ऑफ, ये कल्टीवेशन है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो पूछा जाता है। पोटैटो का कल्टीवेशन कब से शुरू हुआ? तो वो हुआ हमारा 3500 BC से। ठीक है, इसके बाद हमारा चलता है 3400 BC। 3400 BC में हमारा इन्वेंशन ऑफ व्हील, हमारा व्हील पहिए का आविष्कार हो गया। उसी टाइम से हमारी क्रांति आना शुरू हो गई। पहिए के आविष्कार होने से हमारे बहुत से साधन बनी, हमें एक सामान को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सहूलियत हो गई पहिए के आविष्कार से। तो पहिए का आविष्कार कब से हुआ? 3400 BC से। इन्वेंशन ऑफ व्हील, इन्वेंशन ऑफ व्हील कब से हुआ? 3400 BC से पहिए का आविष्कार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो आपने लिख लिया होगा, यहाँ से थोड़ा जगह निकाल लेते हैं इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल कुत्ता है, वीट एंड बार्ले हो गया, कहाँ तक हो गया? 3400 BC तक हो गया। फिर आते हैं हम 3000 BC। 3000 BC हमारा यहाँ 3000 BC में क्या हुआ? ब्रोंज की खोज हो गई, कांस्य की खोज हुई कब? 3000 BC में। फिर 2900 BC में क्या हुआ? हमारा जो चीन था, चाइना में सिल्क उत्पादन, सिल्क प्रोडक्शन की खोज होगी। सिल्क जब कल्टीवेशन होने लगा, सिल्क का कल्टीवेशन कहाँ पे? चाइना में होने लगा। कब? 2900 BC में कल्टीवेशन होने लगा चाइना में। फिर आए हम 2300 BC में। 2300 BC में क्या हुआ? हमारा जो है चना, जिसको चिकपी बोलते हैं, ग्राम भी बोलते हैं, तो जो ग्राम है चिकपी, चने का कल्टीवेशन हुआ। फिर इसके बाद हमारा इसी टाइम पे नाशपाती, जिसको पियर बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम याद कर लीजिए, पायरस कॉमनिस, अक्सर पूछा जाता है। तो पियर का भी कल्टीवेशन हुआ। फिर इसके बाद यहीं पे कॉटन जिससे कपड़े बनते हैं, कॉटन का कल्टीवेशन शुरू हुआ। और यहीं पे सरसों, जिसको मस्टर्ड बोलते हैं, मस्टर्ड का कल्टीवेशन भी इसी टाइम से हुआ। मस्टर्ड का कल्टीवेशन भी 2300 BC से शुरू हुआ। फिर आते हैं 2200, हमारा टाइम आ गया 2200 BC का। 2200 BC यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज़ का कल्टीवेशन हुआ वो है राइस। हमारे इंडिया में जो राइस है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाली क्रॉप है, और सबसे ज़्यादा एडिबल खाने वाली क्रॉप भी राइस ही है। तो राइस का कल्टीवेशन कब से शुरू हुआ? कल्टीवेशन ऑफ राइस वो हुआ 2200 BC से। कल्टीवेशन ऑफ राइस का कल्टीवेशन हमारा
2200 BC से शुरू हुआ। इसी टाइम पे 2200 BC में ही हमारा क्या हुआ, हाथी का डोमेस्टिकेशन हुआ। इसी टाइम पे भैंस का डोमेस्टिकेशन हुआ, जिसको बफेलो बोलते हैं, बफेलो, एलिफेंट, बफेलो भैंस का, बफेलो। इसके बाद मुर्गी का भी इसी टाइम से हुआ। मुर्गी का भी पालन 2200 BC से ही हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं 1800 BC में। 1800 BC ज़्यादातर क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। कल्टीवेशन ऑफ रागी, जिसको बोलते हैं फिंगर मिलेट, इसका साइंटिफिक नेम है पायरस कॉमनोस नहीं, एल्यूशाइन कोरकाना। पायरस कॉमनोस तो इसका है, ठीक है। एल्यूशाइन कोरकाना जो है रागी का साइंटिफिक नेम है। 1800 BC में क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ रागी, या फिर इसको फिंगर मिलेट बोल सकते हैं, फिंगर मिलेट, एल्यूशाइन कोरकाना, फिंगर मिलेट। और यहीं पे कल्टीवेशन ऑफ पर्ल मिलेट भी है, पर्ल मिलेट, कल्टीवेशन ऑफ पर्ल मिलेट। इसको क्या बोलते हैं, बाजरा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं सोरगम का कल्टीवेशन कब से हुआ, 1725 BC से जो है हमारे सोरगम, जिसको ज्वार बोलते हैं, कल्टीवेशन ऑफ सोरगम, जिसको हम ज्वार बोलते हैं, उसका कल्टीवेशन कब से शुरू हुआ, तो वो 1725 BC से होना शुरू हुआ था। फिर इसके बाद हमारा 1500 BC की बात होती है, तो कल्टीवेशन ऑफ सोरगम, गन्ने का आविष्कार, का कल्टीवेशन कब से हुआ, गन्ने का कल्टीवेशन हुआ, आलू का हुआ, और इसका कॉटन हुआ, टोबैको हुआ, इसी सब के कल्टीवेशन से एक औद्योगिकीकरण हुआ, जिसको लोग एग्रीकल्चर को कॉमर्शियली यूज़ करने लगे। तो शुगर केन का कल्टीवेशन कब से शुरू हुआ, शुगर केन का 1500 BC से। और इसी टाइम पे कुएं से सिंचाई, कुएं से सिंचाई कहाँ कब से शुरू हुई, 1500 BC से। वेल मतलब कुएं से सिंचाई, वेल इरिगेशन, कुएं से सिंचाई कब से शुरू हुई, तो वो ही 1500 BC से। अब टाइम होता है 1000 BC, 1000 से 400 BC का। इस टाइम जो था आयरन की खोजी, आयरन की खोज कब हुई, तो वो ही 1000 से 400 BC के बीच अतरंजी खेड़ी, यूपी का अतरंजी खेड़ी है, वहाँ पे आयरन की खोज हुई थी। फिर इसके बाद आता है 1500 AD, 15वीं शताब्दी, 15वीं सेंचुरी, ठीक है। 1500 AD में क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ यहाँ पे किस किस चीज़ का कल्टीवेशन हुआ, कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज, जिसको संतरा बोलते हैं, ऑरेंज, सोर ऑरेंज, जिसको खट्टी नारंगी बोलते हैं, सोर ऑरेंज, एंड पोम ग्रेनेट अनार बोलते हैं पोम ग्रेनेट का। और इसके साथ साथ तंबाकू का कल्टीवेशन 16वीं शताब्दी में तंबाकू आई थी पुर्तगाल से, इसमें इतना ही कल्टीवेशन हुआ था 1500 AD से, ठीक है। 16वीं शताब्दी या AD, 16th सेंचुरी, इसको 16th सेंचुरी बोलते हैं। इसमें जो पुर्तगाली थे, जो पुर्तगालीज थे उन्होंने डिफरेंट फ्रूट क्रॉप, क्या हुआ, फल वाली क्रॉप लेके आए, सब्जियां लेके आए, उनका इंट्रोडक्शन जो है पुर्तगालियों ने किया यहाँ पे, ठीक है। तो कौन कौन सी क्रॉप है उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो पोटैटो लेके आए थे, पोटैटो कल्टीवेशन शुरू हो गया था कब से, 3500 BC से, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं आया था। इंडिया में आया था कब, 16वीं शताब्दी में, ठीक है। तो पोटैटो आया जो कि पुर्तगाली लेके आए, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। इसके बाद आया चिली के बाद आया
टोमेटो, चिली मिर्चा, टमाटर, ऑरेंज, नहीं ऑरेंज हो गया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे गुआवा अमरूद, गुआवा, पपाया, पपीता, पपाया। इसके बाद है कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल हुआ, कसावा हुआ, कसावा हुआ। इसके बाद पाइनएप्पल हुआ, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल हुआ। तंबाकू भी हुई, टबैको, टबैको के बाद क्या क्या रह गया अभी, टबैको हो गई। और एरो रूट, एरो रूट भी लेके आए। इतनी क्रॉप जो हैं पुर्तगालियों द्वारा हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस की गई। ये सब क्रॉप जो है काजू, कैश्यू नट, कैश्यू, कैश्यू नट, कैश्यू नट का जो है इतनी सब क्रॉपें हैं जो कि 16वीं एडी में आई हमारे यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और इसमें एक ऐड और कर लीजिए, मूंगफली, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट। जब हम क्रॉप पढ़ेंगे ना ऑल डिटेल इसके बारे में जाने। ग्राउंड नट का भी इंट्रोडक्शन कब हुआ, ग्राउंड नट का ओरिजिन प्लेस है ब्राज़ील, याद रखिएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम आगे और टॉपिक दूसरा इसी में कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा किसने कौन सा टर्म दिया है, किसका कथन क्या है, ठीक है। कथन से रिलेटेड एक टर्म रहेगा हमारा। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, हो गया। इसके बाद होगा हमारा कथन, और इसके बाद हम जो है टॉपिक को क्लोज कर देंगे। कल दूसरा जो लेक्चर आएगा वो दूसरा टॉपिक रहेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस कथन और देख लेते हैं जो नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। हिस्ट्री हमारी अभी हिस्ट्री ख़त्म नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक रहेगा टोटली हिस्ट्री का, जिसमें हम पढ़ेंगे बंगाल फेमाइन क्या होता है और आयरिश फेमाइन क्या होता है जो कि पोटैटो पे आया था, किस फंगस से हुआ, कितने लोग मारे गए, क्या तबाही हुई, भोपाल गैस त्रासदी क्या है, आईसीआर कब बना, ये सब हम आगे चल के जानेंगे। तो कथन, कथन कथन क्या क्या कथन है जो एग्रीकल्चर में हैं, कथन जो कि यूज़ किए गए हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो पहला है, किसने कहा था कि कृषि भारत की आत्मा है, किसने कहा था, ये जो कहा था कृषि भारत की आत्मा है, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कृषि भारत की आत्मा है। किसने कहा था कृषि भारत की आत्मा है, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित ये मार्कर ही बेकार हो गया, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि कृषि भारत की आत्मा है। ये किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और किसने कहा था कि जो भारत की आत्मा है वो गांव में बसती है। एक कथन है भारत की आत्मा गांव में बसती है, ये किसने कहा था, ये कहा था गांधी जी ने। किसने कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती है। ये किसने कहा था, ये किसका कथन है, ये है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का।
राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का, गांधी जी, महात्मा गांधी जी का क्या कथन है इनका? भारत की आत्मा गांव में बसती है। किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इसके बाद किसने कहा था कि हर चीज़ इंतजार कर सकती है? किसने कहा था? हर चीज़ इंतजार कर सकती है परंतु कृषि नहीं। ये किसका कथन है? तो ये कथन है बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। ये किसने कहा था कि हर चीज़ इंतजार कर सकती है? हर चीज़ इंतजार कर सकती है परंतु कृषि नहीं। हर चीज़ इंतजार कर सकती है परंतु कृषि नहीं। ये किसका कथन है? तो ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। हर चीज़ इंतजार कर सकती है परंतु कृषि नहीं। ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। भोजन जो इस दुनिया में पैदा होते हैं, ये कथन किसका है? कि भोजन जो इस दुनिया में पैदा होते हैं उस पर सबका नैतिक अधिकार है। ये किसने कहा था? इसके बारे में भी जानते हैं। भोजन जो इस दुनिया में पैदा होते हैं वो सभी का नैतिक अधिकार है। वो किसने कहा है? वो कहा है नॉर्मन ई बोरलॉग ने। भोजन जो इस दुनिया में पैदा होता है या हुआ है। भोजन जो इस दुनिया में पैदा होता है या हुआ है उस पे या उस पर सबका नैतिक अधिकार है। नैतिक अधिकार है। ये किसने कहा था? नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग ने नॉर्मन ई बोरलॉग ने कहा था। इन्हीं को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं वर्ड में। फादर, वो तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एम एस स्वामीनाथन है। यदि कृषि विफल हो जाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये किसका कथन है? यदि कृषि विफल हो जाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये कथन किसका है? तो ये है हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया के हैं जो एम एस स्वामीनाथन, उनका है। अगर कृषि विफल हो जाती है, अगर कृषि विफल हो जाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगर कृषि विफल हो जाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये कथन हमारा किसका है? एम एस स्वामीनाथन जी का है। एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया यही है, एम एस स्वामीनाथन। अगला तो हमारा आज का टॉपिक में यही सब था। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं पे रोकते हैं।
और अगला टॉपिक हमारा आएगा हिस्ट्री के बारे में, जो कि पूरी हिस्ट्री रहेगी एग्रीकल्चर की जितनी भी रहेंगे। अगर और टाइम मिलेगा तो उसमें हम ग्रीन रिवोल्यूशन को भी निपटा देंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ साथ जितनी भी अलग रिवोल्यूशन हैं उनको भी निपटा दिया जाएगा, क्योंकि रिवोल्यूशन से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, वाइट रिवोल्यूशन क्या है जो ब्लड मिल्क से संबंधित है, और रेड रिवोल्यूशन क्या है, ब्लू रिवोल्यूशन क्या है, पिंक रिवोल्यूशन क्या है, राउंड रिवोल्यूशन क्या है, परभनी रिवोल्यूशन क्या है, इंद्रधनुषीय क्रांति ये क्या है, ओवरऑल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए। ये सब पूरा अगला चैप्टर जो आएगा या अगला टॉपिक आएगा हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे एग्री कोचिंग कानपुर में, तो उसका आप बेसब्री से इंतज़ार कीजिएगा। और इससे भी अच्छा जो टॉपिक अगला आएगा उसमें और इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। तो आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े हैं। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।